जय हिंद दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन प्री सिक्योर 13 मई में हम लोग जो करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं। पहला, जेनोम इंडिया प्रोडक्ट। जेनोम इंडिया प्रोडक्ट जो रिसेंट में फिर से न्यूज में रहा। ये प्रोजेक्ट पहले स्टार्ट हुआ था पर इसके रिसेंट जो अचीवमेंट्स हैं उन अचीवमेंट्स को आगे कंटिन्यू किया जाएगा, आगे स्टडी कंटिन्यू की जाएगी। देन रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स, सच काइंड ऑफ टर्म्स आर आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस, और इसके डिटेल्स भी कि ये इंडेक्स में क्या क्या चीजें हैं, किस चीज की रिपेयरेबिलिटी की बात हो रही है, किस चीज को रिपेयर करने की बात हो रही है। वेब्स समिट 2025, अभी ये वेब समिट मुंबई का ना बड़ा पॉपुलर हुआ। वेब समिट, इसमें ना सिर्फ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के डिफरेंट एक्टर्स, डिफरेंट म्यूजिशियन, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बल्कि उनके अलावा कई जो हमारे गवर्नमेंट के डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर भी इनॉग्रेशन के लिए थे। तो दैट्स वाई ये वेब समिट भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको हम लोग अपनी इकोनॉमी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी मैंने तुम्हें समझाया था, ऑरेंज इकोनॉमी से ये चीज कनेक्ट हो सकती है, वेब समिट। देन कमल एंड पुषा, कमला एंड पुषा, दिस आर नॉट द नेम ऑफ टू फीमेल एंटिटीज। ये दो फीमेल्स के नाम नहीं है, कमला एंड पुषा, दे आर एक्चुअली द वेराइटीज। किसका वेराइटी और क्या है वो डिटेल देखेंगे। एंड नागोया प्रोटोकॉल, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में कई बार तुमने सुना होगा, रिसेंट में फिर से मेंशन है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। साथ ही कल जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिए थे उसका सॉल्यूशन करेंगे, और आज के लिए न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम्हारे लिए। ओके, सो पहला क्वेश्चन है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को लेकर। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? कंसिडर द फॉलोइंग रिलेटेड टू जीआईपी, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। और इसका पहला स्टेटमेंट है that Genome India project was launched by Department of Biotechnology in 2020। जैसा मैंने बोला कि ये प्रोजेक्ट अभी तुरंत का नहीं है, पहले हुआ था, पर इसके अचीवमेंट्स, इसकी फाइंडिंग अभी काम आएगी, आगे भी काम आएगी। कि ये जो प्रोजेक्ट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने 2020 में स्टार्ट किया था, ठीक है, सही है। टू सिक्वेंस 10,000 इंडियन जेनोम्स एंड बिल्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव जेनेटिक डेटाबेस। अगेन ये भी सही है। 10,000, ये याद रखिएगा कितना नंबर है, 10,000, 10K, 10,000, कि 10,000 इंडियन जीनोम्स का एक डाटा, 10,000 इंडियन जीनोम्स को स्टडी करना और स्टडी करके एक डाटा बैंक बनाना, जीनोम्स का बैंक बनाना, जो कि फर्दर रिसर्च में, चाहे वो मेडिसिन से रिलेटेड रिसर्च हो, डिजीज से रिलेटेड रिसर्च हो, इन सब में हेल्प करेगा। सो दिस इट इज करेक्ट। द प्रोजेक्ट इज लेड बाय सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च एट IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एट बेंगलुरु, with participation from over 20 other institutions of India। इस प्रोजेक्ट को लीड करने का काम ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट कर रहा है, जो कि ब्रेन रिसर्च कर रहा है, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च कर रहा है, जो कि कहां पर है, IISc में है। मतलब मेन इसका पेरेंट यूनिट हो गया IISc, जिसका एक डिपार्टमेंट सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, और साथ में बाकी 20 अदर इंडियन इंस्टीट्यूशंस भी पार्टिसिपेट करेंगे, उनके भी एक्सपर्टाइज का हेल्प लिया जाएगा। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। दिस प्रोजेक्ट, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मतलब ऐसा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक बार पहले वर्ल्ड में हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है, उसके डिटेल्स भी हम देखेंगे, और उससे इंस्पायर्ड है। तो यस, अगेन दिस इज करेक्ट। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट से रिलेटेड। और ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में तुमको मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा, आंसर तो हमारा हो गया ऑल आर करेक्ट। और ये PIB जो सबसे ट्रस्टेड सोर्स माना जाता है, वहां पे जीनोम इंडिया को लेकर आर्टिकल था। सो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंट का आर्टिकल। नाउ कम टू डिटेल्स। पहला स्टेटमेंट कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने 2020 में स्टार्ट किया था 10,000 इंडियन जीनोम्स को स्टडी करने के लिए। IISc का जो सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च है वो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पेरेंट यूनिट है, बाकी 20 अदर इंस्टीट्यूशंस का भी हेल्प लेंगे, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ये इंस्पायर्ड है। तो ये तीनों स्टेटमेंट की वैलिडिटी तो हम लोग देख ही चुके हैं। अब हमें आगे बढ़ने से पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में जानना होगा। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक लोगो डिसाइड किया गया था, जैसे आप देख रहे हो। अब यहाँ पे टर्म्स क्या लिखे हैं, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, एथिक्स, इंफॉर्मेटिक्स, इंजीनियरिंग, दैट, और यहाँ पे एक बीच में एक ह्यूमन है, और फिर ऐसे जीन्स के फिगर्स दिए हुए हैं। तो अगर हम लोग सपोज ये जो डबल हेलिक्स बॉन्ड है DNA का, अगर हम जीन्स की स्टडी करते हैं, तो जीन्स की स्टडी करके ना सिर्फ हम लोग एथिक्स, बाकी इंफॉर्मेशन, इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, डिजीज, इन हर चीजों में ना हम इंफॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे कि ह्यूमन किस तरह से एक्ट करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो कैसे सही की जा सकती है, पर्टिकुलर इशू क्यों अराइज होता है, पर्टिकुलर डिजीज क्यों अराइज होता है, बहुत सारे रिसर्च में हेल्प करेगा। इसलिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट काफी पहले 1990-2003 में
तुम में से कई लोगों का जन्म नहीं हुआ होगा, हमारा जन्म तभी हुआ था 90s में स्टार्ट किया गया था, जिसमें यूएसए और वर्ल्ड की लीडिंग बाकी नेशंस जो साइंस एंड टेक के फील्ड में तभी लीड कर रहे थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तभी इंडिया इसका पार्ट नहीं था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का इंडिया तभी पार्ट नहीं था। तभी इसके पार्ट थे यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, चाइना, जापान, यूके, जर्मनी और बाकी कुछ अदर नेशंस। इंडिया एट दैट टाइम वाज नॉट पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बाद में हमने इसी से इंस्पिरेशन लेकर अपने लिए जीनोम प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया या इंडिया जीनोम प्रोजेक्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया, जीआईपी का, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का। पर्पस क्या था इसका? तो इम्पैक्ट यहां पर जो मैंने तुम्हें बताया, अंडरस्टैंडिंग हाउ जीन्स वर्क, कैसे जीन्स वर्क करते हैं, म्यूटेशन के बाद क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू डायग्नोस्टिक या मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करना, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के फील्ड में और ज्यादा ग्रोथ करना, क्योंकि ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स का फील्ड आपको मेडिसिन, डिजीज, जीन्स के स्टडी, म्यूटेशंस, इन सब चीजों में हेल्प करने वाला है। सो दैट वाज द पर्पस। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा गया था कि प्राइवेसी को नहीं हार्म किया जाए, किसी भी इंडिविजुअल की प्राइवेसी को। खैर, जब भी रिसर्च होता है तो प्राइवेसी एक कंटेसियस सब्जेक्ट बन जाता है कि प्राइवेसी कितनी हार्म हो रही है, नहीं हो रही है। जहां तक हम जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो ये इंस्पायर्ड है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, वो देख चुके हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी जो है हमारा, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी 1986 में स्टैब्लिश हुआ था। एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी इस जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को 2 फेज में कंप्लीट करने का काम कर रहा है। पहला फेज क्या होगा, 10,000 इंडियन ह्यूमन जीनोम को, ये 10,000 नंबर याद रखना, इसकी सिक्वेंसिंग की जाएगी और एक डेटाबेस बनाया जाएगा। और दूसरे फेज में क्या होगा, जेनेटिक्स सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे। कहां से? फ्रॉम द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस 3 ब्रॉड कैटेगरीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर एंड मेंटल इलनेस। क्योंकि कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर एंड मेंटल इलनेस, ये ना 3 ऐसे कैटेगरीज हैं जिनको लेकर मेडिकल फील्ड को काफी रिसर्च करने की जरूरत है। क्योंकि अगर मेडिकल फील्ड इन 3 कैटेगरी में अच्छे से रिसर्च कर पाता है तो उसके बाद ऐसे पेशेंट्स जिनका इलाज करने में काफी दिक्कत होती है या जिनका इलाज इजीली नहीं पॉसिबल हो पाता है, वो बढ़िया हो पाएगा। दैट्स व्हाई दिस जीआईपी, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट या जीनोम प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, जो पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से इंस्पायर्ड है, जरूरी है और इस चीज को किया जा रहा है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द रिपेरेबिलिटी इंडेक्स, रिपेरेबिलिटी इंडेक्स, इस टर्म को भी हम थोड़ा सुने तो हमें यहां पर क्या दिखता है कि एक इंडेक्स प्रिपेयर किया जाएगा, एक मेजरमेंट का पैमाना सेट किया जाएगा जिसमें रिपेरेबिलिटी की बात की जाएगी। किसकी रिपेरेबिलिटी की? तो यहां पर ना अभी स्टार्ट किससे किया जा रहा है? स्मार्टफोन से, टैबलेट्स से। कि सपोज एक स्मार्टफोन हम खरीद कर लाएं, अब हमारे कंट्री के साथ क्या होता है ना, हमारे कंट्री को डंपिंग ग्राउंड भी बना दिया जाता है। कोई भी नया प्रोडक्ट आया, अब तुरंत उसका ऐड करने आलिया भट्ट और शाहरुख खान पहुंच गए, लोगों को लगा रहे हमें भी वही प्रोडक्ट चाहिए जो शाहरुख खान यूज कर रहा है या आलिया भट्ट यूज कर रही है। एक्चुअली दे आर नॉट यूजिंग इट, दे आर जस्ट प्रमोटिंग इट, दे आर मेकिंग यू फूल कि आप उस प्रोजेक्ट को भी खरीद लो, भले आपको उसकी जरूरत नहीं हो। क्योंकि हम रिपेरेबिलिटी के बारे में नहीं सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि हाँ यार मेरे मोबाइल में ना आजकल चार्ज नहीं अच्छे से हो रहा है, चलो ना नया वाला फोन ले आते हैं जिसमें 56 आवर लॉन्ग बैटरी लाइफ है। बट मोबाइल लेने से पहले अगर हमें रिपेरेबिलिटी मालूम हो कि इसकी बैटरी इजीली चेंज हो जाएगी, बैटरी जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो फिर हम 56 आवर्स वाले नया फोन लेने के कंपैरिजन में क्या करेंगे, अपने मोबाइल का वो बैटरी का पार्ट चेंज करवा लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। इससे इकोनॉमी में सही जगह इन्वेस्टमेंट होगा। एंड दैट्स व्हाई रिपेरेबिलिटी इंडेक्स इज नेसेसरी। अभी एक कमिटी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये चल रहा है। द RI इज स्टैंडर्डाइज्ड लेवल एम्ड एट प्रोमोटिंग सस्टेनेबल कंजम्पशन। सस्टेनेबल कंजम्पशन मतलब कंजम्पशन ऐसा करना जिस कंजम्पशन से सस्टेनेबिलिटी बढ़े। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे की बर्बादी हो, सिर्फ पैसे की बर्बादी से इकोनॉमी नहीं चलता है, वो सस्टेनेबल इकोनॉमी नहीं होगा। बाय इंडिकेटिंग हाउ इजिली अ प्रोडक्ट कैन बी रिपेयर्ड, जो मैंने तुम्हें समझाया, फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, इट इज इनिशियली एप्लीकेबल टू स्मार्टफोन एंड टैबलेट, जैसा तुम्हें बताया गया मैंने अभी, यूजिंग अ 10 पॉइंट स्केल फॉर स्कोरिंग। अब यहां पे ना पहला पार्ट बिल्कुल सही है कि इट इज एप्लीकेबल, इनिशियली एप्लीकेबल टू स्मार्टफोन एंड टैबलेट, बट इंडिया में 10 पॉइंट स्केल की बात नहीं हो रही है। इंडिया में कितने पॉइंट स्केल की बात हो रही है? 5 पॉइंट्स स्केल की। तो यहां पर ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ओवरऑल ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। और इसलिए ना ऐसी छोटी छोटी चीजें एमसीक्यू के हेल्प से करनी चाहिए ताकि आप करंट अफेयर्स की ये चीज एग्जामिनेशन में गलती ना करें। 5 पॉइंट्स स्केल पे इंडिया में डिसाइड किया जाएगा। हम फ्रांस की बात करेंगे तो फ्रांस में 10 पॉइंट स्केल यूज किया जाता है। फ्रेंच जो क्राइटेरिया है वो 10 पॉइंट का है, बट इंडिया में 5 पॉइंट्स वाला क्राइटेरिया है।
Parameters such as disassembly depth, spare parts availability and software updates are considered in calculating the RI score. और इसमें से कुछ चीजें तो हम भी याद रखते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट। हम जब मोबाइल खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं ना कि दादा इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कितने टाइम पर होगा। हालांकि हम सॉफ्टवेयर अपडेट के डिटेल्स नहीं जानते हो, बट फिर भी पूछ तो जरूर लेते हैं। तो ये सारी चीजें ना इसके मेन क्राइटेरिया में, पैरामीटर्स में इंक्लूड किए जाएंगे। थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ, RI लेवल्स मतलब रिपेरेबिलिटी इंडेक्स मस्ट बी डिस्प्लेड ओनली ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। क्यों भाई, जो लोग दुकान से जाकर खरीदेंगे पॉइंट ऑफ सेल किसी से, क्या उनको रिपेरेबिलिटी इंडेक्स नहीं चाहिए? उनको भी चाहिए। दैट्स वाई गलत। एक्चुअली द RI शुड बी डिस्प्लेड ओवर बोथ Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एज वेल एज पॉइंट ऑफ सेल मीन्स एनी शॉप। सो आंसर हमारा क्या होगा? 1 and 3 ओनली, करेक्ट स्टेटमेंट ए। अब हम जरा रिपेरेबिलिटी इंडेक्स के कुछ और डिटेल्स देख लें। ये PIB का आर्टिकल्स था। रिपेरेबिलिटी इंडेक्स में मैंने तुमको पहले बता दिया कि हम इंडिया में 5 पॉइंट्स इसके लिए यूज कर रहे हैं, फ्रेंच 10 पॉइंट इसके लिए यूज करते हैं। अब यहां रिपेरेबिलिटी इंडेक्स के लिए क्या क्या चीज ध्यान रखे जाएंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? यह है कंपोनेंट्स। तो एक कंपोनेंट क्या है? टूल्स। सब मैंने यहां पर तुम्हारे लिए मेंशन करके रखा है। कंपोनेंट्स, टूल्स हो गए, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, फास्टनर्स हो गए, क्योंकि ये फास्टनर्स जो है इनके हेल्प से ही आप फिर सपोज एक मोबाइल फोन मेरे पास है, अगेन मोबाइल फोन का ले रहे हैं क्योंकि मोबाइल से ये स्टार्ट कर रहे हैं, या पढ़ने के लिए तुम टैबलेट यूज कर रहे हो, तुमने रिपेयर करने के लिए उसको खोला तो सही, और एक फास्टनर, एक नट खुल के गिर गया, गायब हो गया, अब वो मिल ही नहीं रहा है, तो तुम दोबारा फिर रीअसेंबल कैसे करोगे? दैट्स वाई फास्टनर्स। स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, कि सपोज एक कोई पार्ट खराब हो गया, कैमरा का एक पार्ट खराब हो गया, माइक्रोफोन खराब हो गया, तो वो होना तो चाहिए। रिपेयर इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए एंड डिसेंबली डेप्थ होना चाहिए। ये पैरामीटर्स, ये कंपोनेंट होंगे, इसी कंपोनेंट के बेसिस पर RI डिसाइड किया जाएगा। और जितना हाई, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम 5 तक जा रहे हैं ना, तो अगर 5 RI इंडेक्स है इसका मतलब बढ़िया है। ओके, 1 to 5 हम लोग जाएंगे। 5 मतलब हाई रिपेरेबिलिटी इंडेक्स मीन सारे इंफॉर्मेशन है, 1 मतलब लेस रिपेरेबिलिटी इंडेक्स मतलब कम इंफॉर्मेशन है। तो जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उतना बढ़िया हमारा प्रोडक्ट होगा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट वेब्स समिट विथ रेफरेंस टू द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स 2025। ये देखो वेब्स समिट, वेब समिट का ये लोगो था जो रिसेंटली मई 2025 में जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में कंक्लूड हुआ है। जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई, इसके बारे में स्टेटमेंट क्या? वेब्स इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ IB इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टू हाईलाइट इंडियाज कैपेबिलिटी इन द AVGC XR सेक्टर। बिल्कुल सही बात है, हम देखेंगे ऑडियो विजुअल इन सेक्टर्स में इंडिया की कैपेबिलिटी को दिखाने के लिए। द समिट इज सेंटर्ड ऑन द थीम क्रिएट इन इंडिया, मतलब आप कोई क्रिएटिविटी, चाहे वो ऑडियो से रिलेटेड हो, वीडियो से रिलेटेड हो, एनिमेशन से रिलेटेड हो, ग्राफिक्स से रिलेटेड हो, AI से रिलेटेड हो, आप वो क्रिएटिविटी इंडिया में कीजिए और वर्ल्ड के लिए क्रिएट कीजिए। मतलब वो इंडिया के एस्पिरेशन को, इंडिया के ताकत को दिखाएगा कि इंडिया कितनी क्रिएटिव नेशन है। सिर्फ रील्स बनाने से काम नहीं होगा। वेब समिट का पर्पस रील्स बनाना नहीं है, क्रिएटिविटी दिखाना है। क्योंकि रील्स, अगर आप सिंपल रील्स बनाने में क्रिएटिविटी है, अब वहां क्रिएटिविटी क्या है? इफ थ्रू दैट रील्स you are making the aspiration of India, you are making the capability of India, you are making the talent of India exposing towards the world। जब आप उस इंडिया के टैलेंट को, इंडिया की कैपेबिलिटी को एक्सपोज कर रहे हो, तब उस रील्स बनाने में कुछ बात है। पर रील्स बनाने के तरीके डिफरेंट होने चाहिए। मतलब क्रिएटिविटी का हर पैमाना टिक होना चाहिए, तब जाकर इंडिया के टैलेंट को बाहर भी एक्सपोजर मिलेगा। The AVGC XR sector includes animation, visual effects, gaming, cyber security and augmented reality। ये क्या है? अब जरा ये एक आर्टिकल देखिए, यहाँ पे ये हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर हैं, और हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर, हु इज द मिनिस्टर? आप मिनिस्टर का नाम बता सकते हैं बिना यहाँ पर पढ़े। ही वॉज ऑल्सो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। एक बार नाम फोटो देखकर बताने का कोशिश करो। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वर्ल्ड्स फर्स्ट। तुम्हारे लिए एक होमवर्क है गाइज। होमवर्क क्या है? तुम मुझे ICAR के बारे में बताओगे, अबाउट ICAR, कि ICAR का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ये कैसी बॉडी है, डिपार्टमेंटल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, और इसका मेन वर्क क्या होता है, इसका मेन पर्पस क्या है, इसका मेन गोल क्या है, ये तुम बताओगे। सो ICAR वर्ल्ड फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज टू बूस्ट यील्ड 30%। 30% तक राइस के
प्रोडक्शन को, राइस के प्रोडक्शन को, राइस के टोटल यील्ड को बूस्ट करना, वो इस जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी कमला एंड पुसा के थ्रू पॉसिबल हो पाया है। सो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर क्या होगा? क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज डेवलप्ड बाय ICAR इंस्टीट्यूट्स, ऑप्शन बी। कमला, जिसको हम DRR धन 100 भी बुलाएंगे, ये एक ड्रॉट टॉलरेंट राइस के साथ हम जानते हैं कि राइस एक ऐसा क्रॉप है, जीनोम एडिटेड राइस उस वाले पार्ट पे हम बाद में आएंगे, पहले इधर ध्यान दो। राइस एक ऐसा क्रॉप है जिसको हाई वाटर नीड होती है, लेकिन हमने क्या किया, हमने जीनोम एडिटिंग से, जिस जीनोम एडिटिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे, देखो उसका एक इंपैक्ट यहां भी दिखेगा। वहां तो हम ह्यूमन जीनोम की बात कर रहे थे, यहां पर हम प्लांट्स पे वर्क कर रहे हैं, काफी हद तक वर्क कर चुके हैं। यहां पे हम क्या करेंगे, एक ड्रॉट टॉलरेंट, मतलब जो कम पानी में भी या पानी के एब्सेंस में भी, एब्सेंस मतलब थोड़ा पानी मिले कि प्लांट सूख नहीं जाए, ड्रॉट टॉलरेंट बुलाया जाएगा। वो उस केस में भी अच्छा वैरायटी देगा। कौन सा? अच्छा यील्ड देगा, अच्छा प्रोडक्शन देगा। कौन सी वैरायटी? कमला। और दूसरा क्या है जो कि ICAR IRR हैदराबाद ने डिराइव किया है? सांभा मसूरी चावल से। ये मसूरी चावल है, चावल की एक वैरायटी होती है। आप इतना याद रखिए कि कमला एक ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटी है राइस का। पूसा DST क्या है? दिस इज डेवलप्ड बाय अगेन ICAR IARI दिल्ली एंड इज नोन एज ड्रॉट एंड सैलिनिटी टॉलरेंस, कि अगर वाटर में सैलिनिटी बढ़ जाए फिर भी ये वाली वैरायटी, पूसा वैरायटी ऑफ राइस, ही अच्छा प्रोडक्शन देगी, साथ ही साथ ड्रॉट टॉलरेंट भी है। दैट्स वाई कमला एंड पूसा के वजह से ओवरऑल राइस का ग्रोथ बढ़ेगा। जीनोम एडिटेड राइस की सॉरी, जीनोम एडिटेड राइस की बात करें तो दे आर एक्चुअली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GMO रेगुलेशंस। जो GMO का रेगुलेशंस है, जीनोम मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो रेगुलेशंस है, उसमें इनको एग्जेम्पशन मिला हुआ है अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 है, वहां पे एक एग्जेम्पशन का प्रोविजंस है जो जीनोम एडिटेड राइस के लिए अवेलेबल है। ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट ना एग्जामिनेशन में आते हैं, दैट पर्टिकुलर जीनोम एडिटेड राइस दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GMO रेगुलेशंस, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रेगुलेशंस अंडर दिस एक्ट। तो फिर तुम वहां सोचोगे कि क्यों इनको एग्जाम्पशन दिया जाएगा। इनको एग्जाम्पशन दिया गया है, एग्जाम्पशन इसलिए दिया गया है ताकि राइस का यील्ड, राइस का टोटल प्रोडक्शन बढ़े, दैट्स वाई, और फिर हम उसको यूज भी कर सके, एक्सपोर्ट भी कर सके। नेक्स्ट इज अबाउट नागोया प्रोटोकॉल। तो नागोया प्रोटोकॉल से रिलेटेड अब हम आज क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज नागोया प्रोटोकॉल पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था नागोया प्रोटोकॉल के ऊपर, दैट एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, न्यू रूल्स फॉर यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी पुट इन प्लेस बाय द सेंटर। कि सेंटर क्या कर रहा है? आज भी एनवायरमेंट के क्लास में हम बायोपायरेसी पढ़ रहे थे, जो एनवायरमेंट का हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं अभी APSC और UPSC के लिए, वह हम बायोपायरेसी की बात कर रहे थे कि देर आर मेनी टाइम्स फार्मास्यूटिकल कंपनीज और नेशंस लाइक अमेरिका, जिनको जबरदस्ती दादागिरी या दूसरे की इंफॉर्मेशन चुराने की आदत है, वो क्या करते हैं, इंडिजीनियस कम्युनिटी की इंफॉर्मेशन को यूज तो कर लेते हैं पर वो बेनिफिट उनको नहीं देते। फार्मास्यूटिकल कंपनी जो हो सकता है अपनी इंडियन कंपनी भी हो, वो भी कई बार इंडिजीनियस कम्युनिटी की इंफॉर्मेशन यूज करती है पर बेनिफिट उनको नहीं मिल पाता है। सो उस केस के लिए हमारा नागोया प्रोटोकॉल बड़ा अच्छा इंपैक्टफुल होगा। पहला स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन पे आओ। The Nagoya Protocol was adopted in 2010 as a supplementary agreement to the Convention on Biological Diversity। बिल्कुल CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के एक सप्लीमेंट्री के फॉर्म में नागोया प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था। कब अडॉप्ट किया गया था? 2010 में। इट मैंडेट्स प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स फॉर एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। कि अगर जेनेटिक रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है पर्टिकुलर किसी रीजन का, या जेनेटिक रिसोर्सेज रिलेटेड एक्सचेंज हो रहे हैं, तो उस एक्सचेंज के लिए प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए दो नेशन के बीच में, दो ग्रुप के बीच में, एंड म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स होने चाहिए। मतलब म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स पे अब पर्टिकुलर किसी एक रीजन के जेनेटिक रिसोर्स का यूज किया जा रहा है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो या ह्यूमन रिसोर्स हो या फिर वो किसी एनिमल से रिलेटेड रिसोर्स हो, तो दोनों रीजन को, दोनों ग्रुप्स को इसके बारे में पहले से कंसेंट होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स पे ये चीजें होनी चाहिए। क्योंकि अगर म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स पे नहीं होगा तो फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पर्टिकुलर कोई एक ग्रुप वो हमेशा डिसएडवांटेज रह जाता है, उसको एडवांटेजेस नहीं मिलता है।
राइट। जहां तक कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो ये हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़ते हैं कि सीबीडी 1992 में रियो अर्थ समिट के टाइम में अडॉप्ट किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर क्या है, मॉन्ट्रियल। इट इज रेटिफाइड बाय 196 कंट्रीज एक्सक्लूडिंग द यूएस। अब यूएस जो है वो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को रेटिफाई नहीं करता है, ये मैंने तुमको क्लास में पढ़ाया था। एक बार सोचो कि क्यों नहीं करेगा यूएसए। तो यूएसए की दो चीजें हैं, एक तो यूएसए क्या बोलता है कि हमने पहले से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करने को लेकर कई मेजर्स ले रखे हैं, या फिर दूसरा यूएसए ये बोलता है, दूसरा एक और लॉजिक दिया जाता है कि अगर हम ये सीबीडी को साइन कर देंगे, रेटिफाई कर देंगे, तो हमारे यहाँ जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड नए नए इनोवेशन हो रहे हैं उसमें रुकावट आ जाएगी बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। की ऑब्जेक्टिव है कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी का, सस्टेनेबल यूज एंड फेयर एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। अब ये फेयर एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के लिए ऑब्वियसली हमको चाहिए क्या, कि म्यूचुअली एग्रीड कंसेंट हो, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट हो, तब जाके फेयर एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग हो पाएगा। नहीं तो पर्टिकुलर कोई एक ग्रुप का ज्यादा एक्सेस होगा, किसी एक ग्रुप को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हम कल जो मैंने तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था वो था लिथियम ट्रायंगल के ऊपर। लिथियम ट्रायंगल, दिस इज लिथियम ट्रायंगल। ये 3 नेशन लिथियम ट्रायंगल में आते हैं। कौन कौन से नेशंस, बोलीविया, अर्जेंटीना एंड चिली। इट्स नॉट मिर्च वाली चिली, दैट इज ए नेशन चिली। लिथियम ट्रायंगल, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली। Why we call them lithium triangle? Because together they possess more than 50% of global lithium reserve. ग्लोबल लिथियम रिजर्व का 50% से ज्यादा ये लिथियम ट्रायंगल वाले, कहीं कहीं पे तो 60% लिखा है, कहीं 70% लिखा है, इसलिए हमने क्या लिखा, मोर देन 50%, 60-70 दोनों आ जाएगा। ये 3 चिली, अर्जेंटीना एंड बोलीविया में है। लिथियम दैट इज वेरी इसेंशियल कंपोनेंट फॉर लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी का एक इसेंशियल कंपोनेंट है। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया फाउंड इट्स रिसेंटली, कुछ सालों की बात है, इंडिया फाउंड इट्स फर्स्ट लिथियम डिपॉजिट्स इन विच स्टेट और यूटी। कौन से स्टेट या यूटी में, अब वो स्टेट हो सकता है या यूटी हो सकता है, जहां पे इंडिया ने अपना पहला लिथियम डिपॉजिट्स ढूंढा है। ये आंसर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओगे, इस फिल इन द ब्लैंक का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था, द इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। इनमें से कौन से ग्रुप का इनिशिएटिव है इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क। तो इंडो पैसिफिक रीजन में ना ये वाला ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा ग्रुप, क्वाड। दिस क्वाड दे हैव कम विथ इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क सो दैट हमारा इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच लॉजिस्टिक शेयरिंग ज्यादा बढ़िया हो सके, ज्यादा फास्ट हो सके। That is their Indo-Pacific Logistic Network. For today's pre-secure, आज के pre-secure के लिए आपके पास ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पहला क्या, मैंने 2 चीजों को कनेक्ट कर दिया। अभी तुम्हें मैंने वेब्स समिट पढ़ाया और कल या परसों हमने डिस्कस किया था ऑरेंज इकोनॉमी। तो इन दोनों को कनेक्ट करके तुम्हारे लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिसका आंसर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसको थोड़ा पढ़ोगे और आंसर बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है किससे, सोवरिन ग्रीन बॉन्ड से, कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो सोवरिन ग्रीन बॉन्ड इशू करती है। इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल एस्पेक्ट भी आपके रिवाइज हो जाएंगे। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है, लेम्पा रिवर पे। ये ना कभी कभी वर्ल्ड मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी या एपीएससी पूछता है। तो लेम्पा रिवर जो कि न्यूज में मेंशन था, ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ट्रांस बाउंड्री रिवर मतलब एक नेशन से ज्यादा नेशंस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करेगी, जैसे इंडस रिवर। तो ये लेम्पा रिवर कौन से रिवर्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। ये 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन आज के लिए हैं। सो यू नीड टू सॉल्व दिस 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और जो क्वेश्चंस मैंने बीच में पूछा आईसीएआर का और लिथियम रिजर्व कहाँ मिला इंडिया में, ये आप आज के लिए कीजिए प्री सिक्योर के लिए। कल हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ओके, कीप स्टडिंग, अच्छे से रिवाइज करो, प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल, अपने फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों का ख्याल रखिए। ठीक है, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।